ग्रेविटेशन क्लास 9 का फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर, और आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल, तो शुरुआत करते हैं। तो फ्री फॉल क्या है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉल है, वो जब नीचे की तरफ फॉल कर रही थी, यहां पे हमारी अर्थ है, ठीक है। एक बॉल को मैंने यहां पे ले जाके ड्रॉप कर दिया, उसको मैंने ड्रॉप किया यहां से। तब क्या होगा, जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा नीचे की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से अर्थ क्या करेगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ग्रेविटी की वजह से। तो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। क्या है वो हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस एक्सेलरेशन की वजह से जो ये रेस्ट पे थी, जब यहाँ पे थी, मेरे हाथ में थी, तब ये रेस्ट पे थी। जब मैंने इसको छोड़ा तो उस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज होगी और ये रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का, ठीक है। तो नीचे की तरफ, अब इस पे जब ये नीचे की तरफ आ रही होती है तो ग्रेविटेशन फोर्स तो लग रहा होता है इस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में होता है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। लेकिन इस पे कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो कि इस पे ऊपर की डायरेक्शन में लग रहे होते हैं। जैसे कि अगर बॉल नीचे गिरे तो एक फोर्स होगा जो इसको ऊपर की डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा। वो फोर्स क्या होता है हमारा? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे कि सबको पता है कि यहाँ पे एयर होगी, बॉल और अर्थ के बीच में यहाँ पे एयर तो हर जगह है ना, एयर तो होगी यहाँ पे। एयर के यहाँ पे क्या होंगे, यानी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। एयर के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं एक दूसरी कंडीशन बनाऊं, वही बॉल है सेम, और मान लेते हैं यहाँ पे एयर नहीं है, यहाँ पे एयर नहीं है मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब ये बॉल नीचे आएगी तब ये एयर के पार्टिकल से टकरा रही होगी लगातार। यहाँ पे नीचे आई, इसमें टकराई, फिर इसमें टकराई, फिर इधर टकराई, इधर टकराते हुए आ रही होगी। यहाँ पे ये क्या, ये सीधे नीचे गिरेगी। तो किस बॉल की वेलोसिटी ज्यादा होगी? इस बॉल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि टक्कर की वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। एक इंसान भागता हुआ जा रहा था, ठीक है, यहाँ आके दीवार में टकरा गया, ठीक है। या फिर मान लेते हैं छोटी सी दीवार थी, उसमें उसका पैर टकरा गया, तो यहाँ पे उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर वो दोबारा तेज चलना शुरू करेगा, फिर कहीं टकरा गया, फिर स्पीड कम हो जाएगी। टकराने से क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है, सबको पता है, ठीक है। तो यानी इस वजह से क्या होगा, ये इसकी स्पीड को कम कर रहे होंगे एयर के पार्टिकल्स। तो यानी हम ये कह सकते हैं, इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन से समझते हैं। ये हमारी बॉल है, यहाँ पे एयर का पार्टिकल है, ठीक है। बॉल ने इस पे एक फोर्स लगाया होगा, जब ये टकराए तो बॉल ने इस पे एक फोर्स लगाया, बदले में एक्शन किया, तो बदले में इसको रिएक्शन भी मिलेगा। तो इस पार्टिकल ने एक रिएक्शन लगाया इस पे, जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, ठीक है। बॉल ने इस पे फोर्स लगाया, एक्शन, इसने क्या किया, उसने रिएक्शन किया। तो यानी ये जो रिएक्शन है, यही क्या है हमारा? एयर रेजिस्टेंस। एयर के पार्टिकल्स जो होंगे, मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वो क्या करेंगे, इसको जो है ऊपर की तरफ पुश करेंगे, लेकिन तब भी ये नीचे आएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो हम कैलकुलेट करेंगे उसके बराबर नहीं होगी। मान लेते हैं हमने, मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं, अगर हमने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखा तब क्या होगा। इस क्वेश्चन को हमने अभी क्वेश्चन भी करेंगे, तो उसमें क्या होगा, बॉल को हमने नीचे गिराया, तो हमने कैलकुलेट की कि अर्थ तक आते हुए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। मान लेते हैं इसको 100 मीटर से फेंका, 100 मीटर ऊपर से इसको नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया। अब यहां पर पहुंचते हुए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो हमको निकालनी है। तो हम जो ग्रेविटी फॉर्मूले लगा के कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे वही तीनों इक्वेशन लगेंगी मोशन वाली, ठीक है। उनको लगा के जब कैलकुलेट करेंगे तो जो एक्चुअल में जो वेलोसिटी होगी वो थोड़ी सी कम होगी उस कैलकुलेटेड से। कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें एक एयर रेजिस्टेंस का फोर्स लग रहा होगा, वो इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। तो फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन होता है जब उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हो और कोई फोर्स ना लग रहा हो उस पर, मतलब ये एयर रेजिस्टेंस भी ना लग रहा हो, यानी ऐसी कंडीशन हो जहां पे एयर के पार्टिकल्स भी ना हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल। वहां पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो। तो डेफिनेशन लिखते हैं फ्री फॉल की। ग्रेविटेशन लिखते हैं, वो डेफिनेशन, फ्री फायर नहीं, फ्री फॉल। क्या कह सकते हैं फ्री फॉल? ऑब्जेक्ट is to be
इन फ्री फॉल इफ no other force is acting on it except gravity। एक ऑब्जेक्ट को हम तब कहेंगे कि वो फ्री फॉल में है जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा सिवाय ग्रेविटी के। यानी इसको वैसे भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल इफ इट इज मूविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स ना लग रहा हो, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो। माइक का तार हिल गया है, एक मिनट। हाँ, ऑब्जेक्ट को हम तब कहेंगे कि वो फ्री फॉल में जब उसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, ये एयर रेजिस्टेंस और भी कोई फोर्स हो, फ्रिक्शन हो, कुछ ना लग रहा हो उस पे, सिर्फ ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, शायद बहुत से बच्चों ने वो वीडियो भी देखा होगा, नासा के वैक्यूम चेंबर में। नासा में क्या है, एक वैक्यूम चेंबर है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग टाइप की है, एक चेंबर है, उसमें क्या है कई सारे पाइप लगे हुए हैं इस तरीके से। तो उससे क्या है, वो क्या करते हैं, इन पाइप की मदद से वो इस चैम्बर के अंदर, वो एक पूरा सील्ड है ये चैम्बर, इसके अंदर की एयर को बाहर निकाल लेते हैं पंप्स की मदद से, और इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। परफेक्ट वैक्यूम नहीं होता, लेकिन हाँ काफी हद तक वो 99% तक वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। पूरा वैक्यूम क्यों नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि पूरा अगर वैक्यूम बना देंगे तो ये दीवारें श्रिंक हो जाएंगी। कभी ऐसा करके देखना, एक पानी की बोतल लेना और उसमें से अपने मुंह से हवा को बाहर निकालना, हवा को खींच लेना, तो बोतल क्या होगी, पिचक जाएगी। तो वही इसके साथ हो, इसलिए पूरी हवा नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको 99% तक इसको वैक्यूम बना देते हैं। तो वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्या किया, पहले तो जब इसमें एयर थी, एयर के प्रेजेंस में, एयर को अभी नहीं निकाला, तब क्या किया, एक बॉल ली और एक फेदर लिया, एक फेदर लिया, फेदर यानी पंख, एक पंख लिया जो कि बहुत हल्का था बॉल के कंपैरिजन में। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, या फिर देख लो, यानी साइड वगैरह में चलती हुई दिख जाएगी स्क्रीन पे, कहीं साइड वगैरह में डाल दूंगा, है ना। तो एक बॉल ली, एक फेदर लिया, इनको ड्रॉप किया एयर के प्रेजेंस में, पहले एयर थी तब ड्रॉप किया इनको। तब क्या हुआ, बॉल तो जल्दी से नीचे आ गई, फेदर थोड़ा घूमता हुआ तब जाके नीचे आ पाया, मतलब थोड़े टाइम बाद आया। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखना है, एयर में एक बॉल को गिराना बिल्डिंग से, एक पंख को गिराना, तो बॉल तो सीधे नीचे जाएगी, पंख जो है वो थोड़ा धीमे जाएगा नीचे, ठीक है। ऐसा हुआ, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पंख का साइज तो बड़ा था और बॉल का साइज कम था, तो ये ज्यादा एयर के पार्टिकल से टकराया, इसको ज्यादा एयर रेजिस्टेंस मिला। भाई एयर रेजिस्टेंस किसको ज्यादा मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट जो ज्यादा बड़ा है वो पार्टिकल से ज्यादा टकराएगा, तो उसमें ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा। एक छोटी सी बॉल है, वो क्या एयर के पार्टिकल से टकराएगी, वो सीधे नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये बॉल तो सीधे नीचे गई, ये फेदर जो है वो टाइम बाद नीचे गया। अब क्या किया, अब उसमें से एयर को निकाल दिया बाहर, एयर को बाहर निकाला इसमें से, वैक्यूम बनाया। अब यहाँ पे वैक्यूम बनाने के बाद यही बॉल और यही फेदर, जब इन दोनों को ड्रॉप किया गया, तब ये दोनों एक साथ नीचे आए, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सेम वेलोसिटी से नीचे गिरे। सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, एक पंख है बहुत हल्का लेकिन साइज में बड़ा है, एक पंख है बहुत ही हल्का लेकिन साइज में बड़ा है, या फिर एक पेपर, एक पेपर समझ लो, एक पेपर है, ठीक है, और एक बॉल है, एक बॉल है लेदर की, मान लो कोई सी बॉल ले लो, एक बॉल है, ड्रॉप करो, और दोनों सेम वेलोसिटी से नीचे गिर रहे हैं, दोनों सेम बिल्कुल नीचे जाते जा रहे हैं। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हुआ, क्योंकि हम रियल लाइफ में तो हम वैक्यूम बना नहीं सकते, अर्थ पे हम नॉर्मली वैक्यूम नहीं बना सकते, तो नासा ने एक्सपेरिमेंट्स के लिए बना रखा है वैक्यूम चेंबर, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा हम देखेंगे, नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है, वैक्यूम के प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे अब ये वैक्यूम में जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोशन था, इस मोशन को हम कह सकते हैं कि हाँ ये फ्री फॉल में गिर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इन पे सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रही थी, वो थी सिर्फ ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही थी इन पे, और कोई फोर्स काम नहीं कर रही थी। वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन में, लिंक है, पूरा देखना उस वीडियो को, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फ्री फॉल, जब किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो। क्या ये फ्री फॉल प्रैक्टिकली होता है, नहीं होता। अगर कोई पूछे कि जो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बिल्डिंग से ले जाके फेंक देंगे तो क्या वो फ्री फॉल में होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उस पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा जो कि एक फोर्स है,
और फ्री फॉल क्या होता है, सिर्फ ग्रेविटी लगनी चाहिए और कोई फोर्स ना लगे। अब मान लेते हैं एक हमारे पास है बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग है, एक बॉल है, ठीक है, इस बिल्डिंग पे से इस बॉल को अगर मैंने ड्रॉप कर दिया, यहां से मैंने इसको ड्रॉप किया, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगी, सबको पता है भाई, ये पेड़ है, ये एप्पल है, यहां बैठा हुआ है न्यूटन, एप्पल अगर यहां से टूटेगा तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तभी न्यूटन को आइडिया आएगा कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है, ठीक है, तो ये नीचे जाएगा यानी। अच्छा, क्यों जाएगा, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब अगर हम अज्यूम कर लें ऐसा कि इस बॉल पे जो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है वो नेग्लिजिबल है, एयर रेजिस्टेंस बहुत कम लग रहा है, मतलब ये बहुत कम पार्टिकल से टकरा रही है और इस पे एयर रेजिस्टेंस लगभग जीरो है, जीरो हम उसे मान सकते हैं, बहुत कम है, बहुत कम, ऐसा है 0.0000000 कहीं जाके 1, इतना एयर रेजिस्टेंस लग रहा है बस इस पे 1, और न्यूटन, फोर्स की यूनिट लगा दी न्यूटन, इतना न्यूटन एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी तो इस पे लग रही होगी अर्थ की वजह से, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है, तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पे अच्छा खासा लग रहा हो, तो ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं इस एयर रेजिस्टेंस को। तो अगर हम एक बार को एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें इसमें से, तो हम मान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में गिर रहा हो, क्योंकि और कोई फोर्स तो है नहीं, एक एयर रेजिस्टेंस है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स में फ्री फॉल में गिर रहा है। अगर इस बिल्डिंग की हाइट h है, ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट है हमारी h हाइट है इस बिल्डिंग की, और क्या ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर बॉल यहां पे मैंने जस्ट उसको छोड़ा है अपने हाथ से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, शुरुआत में वो रेस्ट पे थी, मैंने उसको बस ड्रॉप किया, शुरुआत में बॉल रेस्ट पे है, मैंने इसको ड्रॉप किया, तब ये जाएगी नीचे, ठीक है, तो यानी u इज इक्वल टू है जीरो, u तो यहां पे हो गया जीरो, जब यहां नीचे आ रही होगी तब यहां पे इसकी टकराने से पहले यहां पे इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये चल के आई है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, तो उसको हम मान लेते हैं v, इनिशियल वेलोसिटी को हम u मानते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v मानते हैं, यहां से यहां तक आने में इसको जो टाइम लगा वो मान लेते हैं इसको t टाइम लगा। अब इसकी अगर हम इक्वेशंस की बात करें तो इक्वेशन जो हमारी मोशन वाली इक्वेशन थी तीन, क्या थी हमारी मोशन की इक्वेशंस, कहां लिखें, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1 by 2 at square, v square is equal to u square plus 2as, ये हमारी मोशन की तीनों इक्वेशंस थी जो हमने मोशन चैप्टर में डेराइव की थी, ठीक है। अच्छा, अब इन इक्वेशंस को अगर हम यहां लगाना चाहें, क्योंकि ये इक्वेशन किन के लिए थी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए, तो भाई ये भी तो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, आ तो स्ट्रेट लाइन में ही रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों आएंगी तो हमारी स्ट्रेट लाइन में, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, तो उससे क्या मतलब है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से, हमें तो स्ट्रेट लाइन देखनी है, स्ट्रेट लाइन है तो ये तीनों इक्वेशन लग जाएंगी। अच्छा, अब इनमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, जैसे कि क्या, v हमें निकालना है, तो v तो ये रहा इज इक्वल टू u की वैल्यू हमें पता है, अगर जीरो है, यहाँ पे केस आ जाता है, अगर मैंने इसको, एक तो हो गया कि मैंने इसको पकड़ के जस्ट ड्रॉप कर दिया तो वहां पे u इक्वल टू जीरो होगा, एक होगा मैंने इसको यहां से पकड़ा और इसको नीचे की तरफ फेंक दिया, मैंने अपने हाथ से इसको शुरुआत में थोड़ी सी वेलोसिटी दे दी, शुरुआत में मैंने अपने हाथ से इसको थोड़ी सी वेलोसिटी दी, तब क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, एक को मैंने अपने हाथ से फेंका, इसको ऊपर से क्या है, इस पे ग्रेविटी भी लग रही, तो यहाँ पे ये और ज्यादा वेलोसिटी होगी इसकी, भाई यहां से मैंने दो बॉल ड्रॉप की, मान लो दो बॉल मैंने ड्रॉप की, एक को तो मैंने छोड़ दिया, बस ड्रॉप कर दिया इस तरीके से, ठीक है, इस वाली को मैंने बस ड्रॉप कर दिया, और इस वाली के लिए मैंने इसको नीचे की तरफ और ज्यादा पुश कर दिया, तो नीचे पहले कौन पहुंचेगा, ये वाली जिसको मैंने पुश किया था वो और पहले पहुंचेगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी और ज्यादा होगी। तो मान लेते हैं, जनरल केस ले लेते हैं, काम करते हैं, इसको u ना लेके इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी, अब वो जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है, ठीक है,
इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा u प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन। अब हमको पता है कि क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये अर्थ है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के लिए वैल्यू क्या होती है उसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की वैल्यू t। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमको एक वैल्यू मिल चुकी है एक्सेलरेशन की। अब भाई एक्सेलरेशन हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे आपके लिए नहीं। जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जो g की वैल्यू है ये अर्थ पे अलग होगी, मून पे अलग होगी, मार्स पे अलग होगी, सन पे अलग होगी। लेकिन अर्थ पे अगर हम बात करें सिर्फ अर्थ पे, तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को अर्थ पे ड्रॉप करें तो अर्थ उन दोनों के लिए वैल्यू सेम है। जैसे कि यहां से मैंने एक बॉल को नीचे फेंका और एक इंसान को मैंने नीचे फेंक दिया, ठीक है। एक इंसान को मैंने नीचे फेंका, उसके ऊपर एक पत्थर और फेंक दिया नीचे, ठीक है। तब क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो उस इंसान के लिए और इस पत्थर के लिए दोनों के लिए सेम होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर दोनों ही अर्थ पे हैं तो। लेकिन अगर एक को हम मार्स पे ले जाएं एक को हम अर्थ पे ही रखें तो दोनों के लिए ये फर्क हो जाएगा। लेकिन अभी हम अर्थ पे ही हैं, इसी की बात करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से इस वाली इक्वेशन को भी हम क्या कह सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं किस तरीके से s यानी अब यहां पे देखो s क्या है, s क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से ये बॉल यहां तक आई है तो इसका ये वाला क्या है डिस्प्लेसमेंट। इसकी वैल्यू कितनी है h के बराबर। भाई बिल्डिंग के ऊपर से ड्रॉप किया तो बिल्डिंग की जितनी हाइट है उतना ही तो ट्रेवल करके नीचे आई, तो s की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे h, ये मैंने लिख दिया h इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर g की जगह 9.8 लिख लो। सिंबल यूज करता हूं g, कहीं पे भी अगर g लिखा है ना समझ जाना 9.8, इसको तो मन में बिठा लो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g की वैल्यू तो यही है अर्थ के लिए, ठीक है g t स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन भी हमारी मॉडिफाई हो जाएगी, इसको मैं यहां लिख देता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, एक्सेलरेशन की जगह g और डिस्प्लेसमेंट की जगह h, क्योंकि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन बन के आ गई। इसका मॉडिफिकेशन ये रहा, इसका मॉडिफिकेशन ये रहा और इसका मॉडिफिकेशन नीचे। ग्रेविटेशन की वैल्यू ये वाली याद करनी है हमेशा हमेशा के लिए। ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। अगर मैंने एग्जांपल दे दिया एक पत्थर को फेंका एक इंसान को फेंका, दोनों के लिए सेम है, मतलब दोनों के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। ये डिपेंड किसके मास पे कर रही है अर्थ के मास पे, अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी। तो यही इक्वेशन इन इक्वेशन का यूज करके अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारी कुछ वेक्टर क्वांटिटी है जैसे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, तीनों ही हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे यानी हमको डायरेक्शन भी चेक करनी पड़ेगी कि डायरेक्शन क्या है। अगर कहीं पे ऐसा केस हो जाता है कि मान लेते हैं एक ऊपर की तरफ, ऐसा एक केस बनाते हैं, ठीक है। एक बॉल थी, इसको मैंने बिल्डिंग पे खड़े होकर ऊपर फेंका, ऊपर की तरफ फेंक दिया मैंने इसको, ठीक है। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां है, ऊपर की डायरेक्शन में है, लेकिन ग्रेविटी तो नीचे लगेगी। ग्रेविटी तो ऐसा नहीं है ग्रेविटेशनल ग्रेविटी ऊपर लगने जाए, वो तो अभी भी नीचे लगेगी। तो उस केस में क्या होगा, ग्रेविटी अभी भी नीचे है, तो अगर हम इक्वेशंस का यूज करेंगे तो हमें अगर या तो हम इसको पॉजिटिव ले लें तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, या फिर इसको अगर हम पॉजिटिव ले तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब क्योंकि दोनों वेक्टर है, वेक्टर में जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो हम एक को पॉजिटिव लेते हैं और एक को नेगेटिव लेते हैं। ये चीज मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, स्केलर और वेक्टर वाला जो वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था इसके बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका भी, ठीक है। स्केलर और वेक्टर आना बहुत जरूरी है अगर इस मोशन को समझना है, मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, तो स्केलर और वेक्टर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया होगा ये जिन्होंने वेक्टर अच्छे से पढ़ा है कि अगर हम एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। और भाई u जो है उसका डायरेक्शन ऊपर हो सकता है, क्योंकि मैंने अगर ऊपर की तरफ फेंक दिया तब u तो ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन उसका ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगेगी, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन बनाते हैं।
वीडियो लेट है आज का, पता है मुझे। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहां पे उसका डायग्राम बना देता हूं। बिल्डिंग की हाइट है, मान लेते हैं 100 मीटर, 100 मीटर है हमारी बिल्डिंग की हाइट। ठीक है, अच्छा और क्या ले लें, यहां से एक बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में फेंका गया, कितना, 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में फेंका। और अच्छा और क्या ले सकते हैं, ठीक है। और इसको नीचे आने में टाइम लगता है, मान लेते हैं कितना टाइम ले लें, तो सेकंड से ऊपर गई बॉल, 15 सेकंड, 15 सेकंड का 15 सेकंड्स का इसको टाइम लगता है यहां से ऊपर। अब इसका मोशन किस तरीके से होगा, बॉल को मैंने ऊपर फेंका तो थोड़ा तो ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे आएगी, इस तरीके का मोशन होगा। मतलब ये बिल्डिंग थी, यहां पे अर्थ थी, ठीक है, ये बिल्डिंग है हमारी, ये हमारी अर्थ है। बॉल को मैंने यहां से फेंका तो इस तरीके का मोशन होगा इसका कुछ, ठीक है, इस तरीके का, थोड़ा तो ये ऊपर जाएगी फिर ये नीचे आ जाएगी, इस तरीके का मोशन करेगी ये बॉल। तो इसको यहां से लेकर ये पूरा घूम के यहां तक आने में इसको 15 सेकंड का टाइम लग रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी यहां से थी 5 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन निकालना है इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, ट्राई करके देखें इस क्वेश्चन को, करें ट्राई। ठीक है, अगर आप देखें तो क्वेश्चन तो मैंने ज्यादा सिंपल दे दिया, थोड़ा हार्ड दे सकता था मैं, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया ये वाला क्वेश्चन तो। सिंपल हो गया है क्वेश्चन ज्यादा ही, ये तो सॉल्व हो जाना चाहिए। इसको अगर किसी ने सॉल्व कर लिया बिना इसका सॉल्यूशन देखे, जो कि अभी मैं करूंगा, तो मतलब उसका अभी तक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर चल रहा है। मोशन ऑफ फोर्स वाले चैप्टर और ग्रेविटेशन वाला, तीनों चैप्टर का कॉन्सेप्ट उसका ठीक चल रहा है, अगर जिसने ये क्वेश्चन कर लिया। करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, इतना और मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, करें सॉल्व, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यहां तो मैंने टाइम की वैल्यू दे दी है, तो उस वजह से ये क्वेश्चन और भी ज्यादा सिंपल हो गया। ये टाइम की वैल्यू मैंने दे दी है, इस वजह से क्वेश्चन और भी ज्यादा सॉल्व हो गया। अगर ये वैल्यू ना दी होती मैंने, तब भी ये क्वेश्चन हो जाता, ये वैल्यू अगर ना भी दी होती तब भी ये क्वेश्चन हो जाता। ये तो मैंने एक बोनस के तरीके से दे दी टाइम की वैल्यू, इससे तो क्वेश्चन और ज्यादा सिंपल हो गया। ठीक है, तो पहले देखते हैं अगर ये वैल्यू ना दी होती तब क्या करते हैं हम। वैल्यू नहीं दी है तो पहले वो वैल्यू देखते हैं जो दी हुई है। u की वैल्यू कितनी दी है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। s दिया हुआ है हमको 100 मीटर, अच्छा, और एक्सेलरेशन हमको पता है कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ, ये इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, ग्रेविटी तो नीचे है, अब किसको पॉजिटिव लूं मैं, किसे नेगेटिव लूं। तो मान लेते हैं क्या लिया जाए, इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूं u को, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी पॉजिटिव करके इसको भी नेगेटिव कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव करके इसे नेगेटिव कर ले, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं, इसको नेगेटिव मान लेता हूं। चलो इसको पॉजिटिव ही मान लो, इसको नेगेटिव कर लो, वो देखना पड़ेगा। अच्छा
इसमें फायदा क्या हो सकता है, इन पे डिपेंड करेगा वेलोसिटी का जो हमारा सिंबल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी निकल के आएगी वो नीचे के डायरेक्शन में होगी। अगर हमने नेगेटिव लिया और इसको पॉजिटिव लिया, अगर हमने ये किया तो फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। अगर हमने ये किया इस कंडीशन में, ये वाली जो वेलोसिटी है नेगेटिव आएगी। अगर हमने इसको पॉजिटिव करके इसे नेगेटिव कर दिया तो ये हमारी पॉजिटिव आएगी। मतलब अगर मैंने इसको पॉजिटिव माना एक्सेलरेशन को, तो मुझे ये पॉजिटिव मिलेगी। अगर मैंने इसको पॉजिटिव माना, इसको नेगेटिव मान लिया, तो मुझे ये नेगेटिव में मिलेगी। वेक्टर का खेल है ये सब। डायरेक्शन इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, ठीक है, ताकि मुझे ये पॉजिटिव में मिल जाए, देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यू आती है तो, ठीक है। अच्छा, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, a दिया हुआ है, v निकालना है। कौन सी इक्वेशन लग सकती है इसमें, कौन सी इक्वेशन लग सकती है? तो मुझे एक इक्वेशन समझ में आ रही है, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। यही इक्वेशन हमारी मॉडिफाई हुई थी। इसमें अगर मैं वैल्यूज को रखूं तो v स्क्वायर जो मुझे वैल्यू निकालनी है वो इज इक्वल टू u कितना है, -5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया है। इसको मैंने पॉजिटिव लिया है तो मैं इसको नेगेटिव में लूंगा। -5 इसका स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू s कितना है, h की हाइट कितनी है 100 मीटर, बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर, और सब ऐसा यूनिट में दिया हुआ है मैंने इसलिए, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 -5 का स्क्वायर 25, भाई -5 इंटू -5 करोगे तो आंसर तो 25 है। 5 इंटू 5 करो, चाहे -5 इंटू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर प्लस में ही आएगा। इसका v, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का इसका वेक्टर, कंफ्यूजन हो गया क्या? देखो यहाँ पे मैं वेक्टर वाली बात नहीं कर रहा। 8th क्लास में जाओ, 8th क्लास में, जूनियर क्लास में, 6th 7th 8th में, अगर कोई भी नंबर नेगेटिव भी है उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा। -5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस इसको अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा, 10 का होगा 98, 980 हो जाएगा, इंटू 2 कर दें, 980 इंटू 2 कितना हो गया, जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, 0 6 1 कैरी 1960, ये वैल्यू हमारी आ गई। तो v स्क्वायर कितना हो गया हमारा, प्लस कर दें इसको तो 5 8 9। अच्छा, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, √1985। तो 1985 किसका स्क्वायर बन सकता है, 44। इसकी वैल्यू आएगी करीब 44.5 के आसपास आएगी इसकी वैल्यू निकल के, ठीक है। 44.5 के आसपास की इसकी वैल्यू आएगी। क्यों, मैंने अभी अंदाजा कैसे लगाया, ये मैंने अपने अंदाजे से लिखा है मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि मुझे पता है 44 का स्क्वायर कितना होता है 1936 होता है, 45 का कितना होता है 2025 होता है। तो इसके कहीं पे मुझे दिख रहा है ये वैल्यू जो है इसके बीच में कहीं पे है, इन दोनों के बीच में कहीं पे, तो मैंने इसके बीच की ये वैल्यू लिख दी। भाई ये वाली वैल्यू जो है ये इनके बीच की है, तो इसका जो आंसर आएगा, ये वाली जो वैल्यू आएगी ये इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगी। तो मैंने 44 और 45 के बीच में 44.5 लिख दिया, ठीक है, अंदाजे से। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। स्क्वायर याद कर लो, बता रहा हूं 20 तक तो याद कर ही लो स्क्वायर, कम से कम 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अच्छा, अगर इसमें टाइम की वैल्यू दी होती तब क्या करते, भाई टाइम की वैल्यू अगर इसमें दी है ना, तो तुम्हारी तीनों में से कोई भी इक्वेशन लग जाती। यहां तो हमारे पास अब टाइम नहीं दिया हो तो हमारी मजबूरी बन गई कि हमें यही इक्वेशन लगाती थी, तो यही थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन लगाएं। टाइम दिया हुआ तब तो कोई सी भी इक्वेशन लगा लो, तुम्हारा आंसर आना निश्चित है।
बस साइन वगैरह देख लेना, कौन सा पॉजिटिव लेना है कौन सा नेगेटिव। टाइम की वैल्यू दियो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो एक क्वेश्चन मन में आए, जो एक क्वेश्चन याद हो वो लगा दो, हर एक क्वेश्चन से आंसर निकलेगा, ठीक है। तो उसको मैं अपने आप ट्राई करके देखना, नहीं हो टाइम की वैल्यू, अगर टाइम की वैल्यू 15 सेकेंड, ठीक है, बता देना कमेंट में, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में और कोई टॉपिक देखेंगे अच्छा सा, मतलब और कोई टॉपिक अच्छा सा इसी चैप्टर में देखेंगे। और जो मैंने सेकंड चैनल बनाया था, उस चैनल पे अगर तुम्हें कोई, उस चैनल को लेकर अगर तुम्हें कोई डाउट है, जिस तरीके का उस चैनल पे कंटेंट डल रहा है, मतलब क्या कुछ स्ट्रेटजी वगैरह, अगर इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, मैं उस चैनल पे उस पे एक डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।